हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है एफटीपी यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, भारत की विदेशी व्यापार नीति। यह जो व्यापार नीति है वो भारत के लिए बनाई गई थी, यानी भारत के द्वारा जब विदेशों में व्यापार किया जाता है तो उसके लिए क्या नीतियाँ होनी चाहिए, क्या व्यूहरचना होनी चाहिए जिससे कि भारत द्वारा अपने निर्यात को बढ़ाया जा सके। यानी निर्यात को अधिकतम करने के लिए सरकार के द्वारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई गई है और ये इंडिया के लिए है। तो आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है। वैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या शामिल की गई है वो है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 के अंतर्गत किन चीज़ों को शामिल किया गया है, क्या क्या आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो भारत के निर्यातों को संवर्धन यानी बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा किया गया एक निरंतर क्या है, प्रयास है। निर्यात के निष्पादन को सरकार के द्वारा निरंतर मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि सरकार के द्वारा एनुअली उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि कितना निर्यात हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर किस वस्तुओं का ज़्यादा निर्यात किया जा रहा है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार के द्वारा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो लाई जाती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किए जाते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सरकार के द्वारा। व इसी आधार पर आने वाले समय के लिए निर्यात की नीतियाँ और व्यूहरचनाओं को तैयार किया जाता है। यानी जब भारत के द्वारा जो व्यापार किया जाता है विदेशों के अंतर्गत, उसको ध्यान में रखकर ही सरकार के द्वारा यह नीति बनाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारत के द्वारा निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 में सरकार का उद्देश्य निर्यातों को वृद्धि करने के साथ साथ रोजगार के स्तर में वृद्धि करके देश के विकास में सहायता करना भी है। यानी जो विदेशी व्यापार नीति है 2015 से 20 है, उसमें मेन उद्देश्य सरकार के द्वारा क्या रखा गया, निर्यात में वृद्धि तो था ही था और साथ साथ में रोजगार के स्तर में वृद्धि के साथ साथ देश के विकास में भी सहायता करना था। इनमें किन किन को और जोड़ा गया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया आदि भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अब विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 के क्या क्या मेन पॉइंट है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला मेन पॉइंट है 2020 तक वैश्विक व्यापार में भारत के योगदान को बढ़ाना। तो यहाँ पे ईयर भी पूछ सकता है कि कब से कब तक व्यापार के योगदान को बढ़ाना था, तो 2020 तक वैश्विक व्यापार में भारत के योगदान को बढ़ाना था। अगला निर्यात को बढ़ाना, यानी 2013-14 में जो 466 बिलियन यूएसडी मतलब डॉलर से 2019-20 तक 900 बिलियन यूएसडी तक इसको लाना था, निर्यात को यहाँ पर लाना था। नंबर 3 है विश्व के निर्यात में भारत की भागीदारी कितने बढ़ाना, 2% से 3.5% तक बढ़ाना था। ऑप्शन में ये ऐसा आ सकता है कि भारत की भागीदारी कितने परसेंट से कितने परसेंट तक बढ़ाई गई, तो यहाँ क्या हो सकता है कि भारत की जो भागीदारी है वो 2% से 3.5% तक बढ़ाना इसमें शामिल किया गया है। नंबर 4 विदेशी व्यापार नीति में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम जोड़े गए। कौन कौन से, MEIS और SEIS। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा कि MEIS की फुल फॉर्म क्या है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, एंड सेकंड है SEIS सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। यहाँ पर S का मतलब सर्विस से, M का मतलब मर्चेंडाइज से। और ध्यान रखिएगा ये दोनों एक्सपोर्ट के लिए है, निर्यात के लिए है, इंपोर्ट के लिए नहीं है, ठीक है। E का मतलब एक्सपोर्ट। और ये दोनों ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम किन के लिए है, सिर्फ निर्यात के लिए है। नंबर 5 सेवाओं के लिए चलाई गई सभी योजनाओं को SES के द्वारा पुनर्स्थापित किया गया है। यानी जो भी सेवाएं हैं तो उसे SES के अंतर्गत लाया गया है, क्योंकि SEIS क्या काम करता है, सर्विस को एक्सपोर्ट करने का काम करता है। नंबर 6 MEIS विशिष्ट बाजारों में विदेशी व्यापार के लिए विशिष्ट सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देता है। SEIS सर्विस के लिए था और MEIS जो वस्तुएं होती है, विशिष्ट जो वस्तुएं होती है उनके निर्यात के लिए यहाँ पर MEIS है। नंबर 7 निर्यात दायित्व को 25% से कम करना व घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। यानी निर्यात के ऊपर जो भी दायित्व लगते हैं, ड्यूटीज़ लगती है, उनको 25% से कम करना इसमें शामिल किया गया है। नंबर 8 MEIS व SEIS के लाभों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन तक पहुँचाना भी विदेशी व्यापार नीति का एक मुख्य लक्ष्य था। नंबर 9 हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, किताबें आदि का इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बढ़ाना।
भी इसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत रखा गया था। नंबर 10 में क्या है, MEIS के अंतर्गत कृषि उत्पादों व खाद्य सामग्री के निर्माण की प्रक्रिया व पैकिंग में उचित स्तर का सहयोग प्रदान करना भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत रखा गया था। यानी इसमें कृषि उत्पादों और खाद्य सामग्री को भी शामिल किया गया है MEIS के तहत। SEIS पे सेवा आती है, तो MEIS में जो वस्तुएं होती हैं उनकी प्रक्रियाओं और पैकिंग को शामिल किया गया है। नंबर 11, निर्यात हाउस, स्टार निर्यात हाउस, ट्रेंडिंग हाउस आदि की शब्दावली को 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 स्टार निर्यात हाउस में बदल दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो निर्यात हाउस है, स्टोर निर्यात हाउस है एंड ट्रेडिंग हाउस है, उनको 1 स्टार, 2nd स्टार, 3rd स्टार, 4th स्टार एंड 5 स्टार निर्यात हाउस में बदल दिया गया है। इससे क्या होगा, सामाजिक स्थिति का आवंटन अब रुपए के स्थान पर US डॉलर में किया जाएगा। यानी इनको चेंज करने के बाद हम जो भी स्थिति, जो भी आवंटन है उसको रुपए के स्थान पर हम किस में चेंज कर देंगे, US डॉलर में। यानी जो भी ट्रांजेक्शन किए जाएंगे वो US डॉलर में किए जाएंगे। नंबर 12 ये यहाँ है, तो एक नए पद स्टेटस होल्डर का सृजन किया गया। यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत भारत की जो निर्यात पॉलिसी है, विदेशी निर्यात पॉलिसी है, उसमें नए पद का सृजन किया गया है। जो कौन सा पद है, स्टेटस होल्डर। यह पद किसके लिए होगा, यह पद ऐसे उद्यमियों को दिया जाएगा जिन्होंने भारत को निर्यातकर्ता बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। यानी जिन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने में, निर्यात में वृद्धि करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको ये पद दिया जाएगा। कौन सा पद, पद का नाम क्या है, स्टेटस होल्डर। नंबर 13, और कौन कौन सी विशेषताओं को शामिल किया गया है विदेशी व्यापार नीति में, ऐसे उद्यमकर्ता जिन्हें स्टेटस होल्डर का पद दिया गया है, वह अपने द्वारा उत्पादित माल को जो भारत में उत्पादित किया जाता है उसे स्व प्रमाणित कर सकेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है वैसे, कि स्टेटस होल्डर के द्वारा अपने उत्पादों को स्व प्रमाणित भी किया जा सकेगा। विदेशी व्यापार नीति के तहत स्टेटस होल्डर को यह अधिकार दिया गया है कि जो वह उत्पाद भारत में बनाते हैं उनको वह स्व प्रमाणित, सेल्फ सर्टिफाई भी कर सकते हैं। नंबर 14, जो दस्तावेज निर्यातकर्ता व आयातकर्ता के पास उपलब्ध है उन्हें पुनः जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। यानी ऐसे दस्तावेज जो निर्यातकर्ता व आयातकर्ता के द्वारा पहले जमा करवा दिए गए हैं, वो दोबारा जमा करवाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नंबर 15, विशाखापट्टनम व भीमावरम को एक्सपोर्ट एक्सीलेंट टाउन घोषित किया गया है। तो विदेशी व्यापार नीति के तहत कौन से 2 एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टाउन हैं, विशाखापट्टनम और भीमावरम। नंबर 16, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया व स्किल्स इंडिया को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में शामिल किया गया है। यानी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया, इन तीनों को ही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत शामिल किया गया। याद रखिएगा नाम, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया। नंबर 17, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको प्रत्येक 2.5 वर्ष की समीक्षा की जाएगी। यानी कि 2.5 ईयर में इसको रिव्यू किया जाएगा प्रत्येक, यानी एवरी 2.5 वर्ष में 2.5 ईयर में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की समीक्षा की जाएगी। नंबर 18, इको फ्रेंडली उत्पाद, यानी जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते, इको फ्रेंडली उत्पाद, कृषि उत्पाद व सुरक्षा उत्पादों के निर्यात को उचित स्तर का सहयोग प्रदान किया जाएगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत। तो ये मेन इंपॉर्टेंट 18 पॉइंट्स आ जाते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, तो इनको ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट है पॉइंट, टॉपिक है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। एंड कई बार फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से थ्योरी के क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनमें किन चीज़ों को शामिल किया गया था, किन में शामिल नहीं किया गया था। आपको 5-6 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे किन किन को शामिल किया गया था, कौन सा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में शामिल नहीं है। तो वैसे वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अब कैसे पड़ता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से तहत, वो देखिए। विशेषज्ञों के अनुसार फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का केंद्र बिंदु क्या था, सिंप्लिसिटी और स्टेबिलिटी। ध्यान रखिएगा कि इसकी थीम क्या हो सकती है, मोस्ट केंद्र बिंदु क्या हो सकता है इसका, सिंप्लिसिटी एंड स्टेबिलिटी। इस प्रकार इस व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य एक तरफ विभिन्न योजनाओं की दिशा बदलकर जटिलताओं को कम करना, और वहीं दूसरी ओर यह नीति बढ़ी हुई तकनीकों के उपयोग पर बल देती है। यानी यहाँ पर जो जटिलताएं हैं उनको कम करना इस पॉलिसी का मेन मोटिव था। दूसरा की और इसके तकनीकी के उपयोग पर बल देना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम तकनीकी उपयोग पर बल दें और हमारी लागतों को क्या करें, कम कर सकें, जिससे कि हमारा निर्यात बढ़े। समर्थकों ने इस नीति के संबंध में निम्न निर्णय दिए।
इसे प्रगतिशील विकासात्मक बताया क्योंकि इसमें कुछ तत्वों का निर्यात यानी कि हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, खिलौने, टेक्सटाइल आदि को भी इसमें शामिल किया गया। इनको सेल करने के लिए भी इन चीज़ों को शामिल किया गया है। किन किन को? हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, खिलौने व टेक्सटाइल आदि का भी निर्यात करना आदि को भी व्यापार तक पहुंच बनाने में सरल प्रक्रिया दी गई है जो विशेषज्ञ थे उनके द्वारा। समर्थकों के अनुसार इसमें विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं को इकट्ठा करके MEIS व SEIS नाम की दो मुख्य योजनाओं में एकत्रित कर लिया गया है। यानी सेवाओं को हम SEIS में इकट्ठा कर लिया है और जो वस्तुएं होती हैं उनको MEIS जो योजनाएं थी उसके अंदर शामिल कर लिया गया है। एक महत्वपूर्ण योजना इस योजना में अत्यधिक रूप से आर्थिक सहायता व अनुदान कर निर्भरता व घूस की मात्रा को कम किए जाने का लक्ष्य है। यानी मेन मोटिव और क्या था इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कि आर्थिक सहायता है ज़्यादा करना, अनुदान कर इसको शामिल करना और साथ ही साथ घूस यानी कि भ्रष्टाचार की मात्रा को कम करना इसका लक्ष्य भी इसमें शामिल किया गया है। मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार यह नीति अत्यधिक केंद्रित है और देश में रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करती है। इस प्रकार प्राथमिकता का क्षेत्र तकनीकी प्रेरक, श्रम ग्रहण प्रेरक व पर्यावरण प्रेरक कहा गया है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।